दोस्तों 7 दिसंबर 2023 को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है यूएफबीयू और आईबीए के बीच में और 12 बीपीएस पे यहाँ पे जो है कि एक मोहर लग जाता है। ये फाइनल मोहर नहीं है, लेकिन कितने परसेंटेज इंक्रीज होंगे, बहुत सारे यहाँ पे जो है क्लॉसेस जो थे और बहुत सारे यहाँ पे जो चेंजेस थे और जो नई चीज़ें यहाँ पे आनी थी, जिसको मैं पहले ही अपने वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी चेंजिंग यहाँ पे जो थी 7 दिसंबर 2023 को जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू में साइन करते वक्त यहाँ पे जो है कि सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है एक्सेप्ट जो है 5 डेज वीक बैंकिंग। और यहाँ पे बैंकर्स जो हैं काफ़ी नाराज़ होते हैं। मैंने एक लाइव सेशन भी किया था जिसमें कि आप लोगों ने अपनी नाराज़गी वहाँ पे जाहिर किया था कि 5 डेज वीक बैंकिंग के बिना साइन किया गया है। इस पे जो है कि यूएफबीयू का कहना था कि अभी फाइनल साइन यहाँ पे नहीं हुआ है 12 बीपीएस, और जब ये फाइनल साइन होगा तो हम 5 डेज वीक बैंकिंग के साथ ही साइन करेंगे। उसके बाद दोस्तों वो दिन भी आता है जिस दिन 8 मार्च 2024 को फाइनल साइन होता है यहाँ पे 12 बीपीएस के सेटलमेंट में, लेकिन यहाँ पे भी 5 डेज वीक बैंकिंग देखने को नहीं मिलता है, जिससे सभी बैंकर्स में यहाँ पे फिर से निराशा हो जाती है और कोई भी खुश नहीं होता है। और जो सेटलमेंट था वहाँ भी बहुत अच्छा सेटलमेंट नहीं माना जाता है। बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को सैलरी में नहीं मिलता है। इसके बाद करीब 1 साल बीतने को हो जाता है और यहाँ पे 5 डेज वीक बैंकिंग के नाम पे किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है, ना यूएफबीयू ना ही कोई एसोसिएशन यूनियन मेंबर्स जो भी इनके अलग अलग इनके 9 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएफबीयू, कोई भी नहीं बोलता है। इसके बाद जो है कि आईबॉक यहाँ पे आता है और एक प्रस्ताव रखता है जिस पे मैंने वीडियो बनाया था कि यहाँ पे वो अर्ज करता है सभी यूएफबीयू के मेंबर से कि हम लोग स्ट्राइक पे जाएं या फिर कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो 5 डेज वीक बैंकिंग नहीं होगा। और दोस्तों इसमें आपका बहुत बड़ा सपोर्ट था। मैंने जितने भी वीडियोस बनाए 5 डेज वीक बैंकिंग, उसमें आपका बहुत सपोर्ट कमेंट मिला और हमारे इन चीज़ों को देख के, वीडियोस को देख के, कमेंट्स को देख के ट्विटर पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, यहाँ पे यूएफबीयू को समझ में आ गया कि एक तो सैलरी का यहाँ पे इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे जो भी था, जैसा भी यहाँ पे सेटलमेंट हुआ था, लेकिन लोग बस एक ही डिमांड कर रहे थे कि 5 डेज वीक बैंकिंग मिल जाए तो बाकी सारी चीज़ें भूल जाएंगे कि कितना कम इंक्रीमेंट हुआ है या कोई भी फैसिलिटीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे 5 डेज बैंकिंग देखने को नहीं मिलता है और आज ये 8 मार्च आने को है और यहाँ पे अभी तक कुछ भी 5 डेज बैंकिंग का नहीं हुआ। लेकिन आईबॉक के कहने के बाद उन्होंने सभी संगठनों को लेटर लिखा, जो भी 9 इनके मेंबर्स हैं यूएफबीयू के, और यहाँ पे सब लोग रेडी होते हैं और यहाँ पे एक स्ट्राइक का कॉल देते हैं 24 और 25 मार्च को, कंटिन्यूस 2 डेज 24 आवर्स स्ट्राइक। तो यहाँ पे जो स्ट्राइक है ये कंबाइन हो जाएगा, बाकी 2 दिन सैटरडे संडे, तो कंटिन्यूस 4 डेज का दोस्तों ये स्ट्राइक होगा। तो यूएफबीयू ने जो है कि पूरे महीने का जो है कि स्ट्राइक का प्रोग्राम दिया हुआ है कि किस किस दिन क्या क्या होगा। ब्लैक बैच बीयरिंग डे होगा, उसके बाद यहाँ पे जो है कि पार्लियामेंट पे डेमोन्स्ट्रेशन की भी बात थी जो कि 3 मार्च को हुआ है। और 3 मार्च के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद इन्होंने एक सर्कुलर निकाला है जिस पे आज हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट रखा है। ये आपके लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप स्ट्राइक करने जा रहे हैं और आपकी डिमांड्स क्या है। यहाँ पे अगर आपको डिमांड ही नहीं पता है और आप स्ट्राइक करने जा रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे डिमांड रखा है और ये डिमांड क्या आपके मतलब की है भी या नहीं है। लेकिन दोस्तों इस सर्कुलर को देखने से पहले यहाँ पे जो कि 3 को डेमोन्स्ट्रेशन हुआ पार्लियामेंट पे, एक चीज़ मैंने देखा, मुझे कहीं भी जो है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है कि इसको कवर नहीं किया गया, किसी भी चैनल पे नहीं किया गया। अगर आपने कहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसका लिंक पोस्ट करिए या वीडियो पोस्ट करिए, क्योंकि मुझे ये कहीं भी देखने को नहीं मिला। केवल यूएफबीयू को जो है कि यूट्यूब चैनल पे इसको लाइव किया गया था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर ये कवर ही नहीं हुआ है तो फिर इस स्ट्राइक और इस डेमोन्स्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पुराने समय में जब भी स्ट्राइक होता था या डेमोन्स्ट्रेशन होता था तो ये मेन हेडलाइन बनती थी, लेकिन अभी जो है कि कहीं भी कोई खबर में नहीं आ रहा, तो किसी भी कॉमन पर्सन या कॉमन पब्लिक को ये कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे यूएफबीयू ने जो एक लेटर दिया है एम नागराजू को, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वहाँ पे इन्होंने जो है कि अपनी 13 डिमांड्स रखी हैं। और इन 13 डिमांड्स में जो सबसे पहले इनका यहाँ पे डिमांड है नीड फॉर द एडुकेट रिक्रूटमेंट है। और मुझे भी लगता है कि यहाँ पे एडुकेट रिक्रूटमेंट की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि आप भी ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे जो है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में करीब 1 लाख लोग यहाँ पे कम हो गए हैं, जो कि 2014 से 2024 का यहाँ पे डेटा दिखाया गया है।
जो पब्लिक सेक्टर बैंक में पहले यहाँ पे 8,42,813 यहाँ पे एम्प्लॉई होते थे, वो 2024 में घट के यहाँ पे 7,46,679 यहाँ पे एम्प्लॉई रह गए हैं। तो करीब 1 लाख का यहाँ पे डिक्लाइन हो गया 10 साल में। और वहीं पे जो है कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स है वहाँ पे 2014 में 3,03,856 थे और यहाँ पे जो है कि 2024 में बढ़ के 8,46,530 लोग हैं। तो करीब 5.5 लाख यहाँ पे नए रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पे जो है कि प्राइवेट बैंक्स में हुए हैं। और यहीं पे एवरेज कस्टमर टू एम्प्लॉय जो रेशियो है वो 2000:1 जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और प्राइवेट में ये केवल 300:1 है। तो आप देख सकते हैं कि आपको सर्विस कहाँ पे अच्छी मिलेगी और यहाँ पे क्यों रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, जिससे कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, गवर्नमेंट बैंक जो है वो सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। और आप आए दिन देखते होंगे वीडियोस यहाँ पे कि कस्टमर और जो है कि बैंक एम्प्लॉयज़ के बीच में यहाँ पे झगड़ा होता है, आप देख सकते हैं, बहुत सारे विवाद होते हुए देख सकते हैं। और यहाँ तक कि मारपीट की भी नौबत आप देखते हैं, यहाँ पे वीडियोस आते रहते हैं। इस लेटर में ये भी लिखा हुआ कि 90,000 जो ब्रांचेस हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हैं और जो मार्केट कैप्चर इनका 60% का है और प्राइवेट सेक्टर के पास केवल 40% का यहाँ पे मार्केट शेयर है। और इसके बाद जो 80% जो गवर्नमेंट स्कीम है वो केवल पब्लिक सेक्टर बैंक ही यहाँ पे पूरा करता है गवर्नमेंट का, और प्राइवेट सेक्टर बैंक इससे दूर रहते हैं क्योंकि उनका कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाता है और प्रॉफिट यहाँ पे इनको नहीं दिखता है। और इसी पॉइंट पे यहाँ पे इन्होंने टेम्प्रोरी एम्प्लॉयज़ को रेगुलराइज करने की बात की है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम जो है टेम्प्रोरी एम्प्लॉयज़ से लिया जा रहा है और ये कॉन्फिडेंशियलिटी और रिस्क यहाँ पे है, इसलिए बैंक जो है इसको रेगुलराइज करे, ये भी जरूरी इन्होंने लिखा है। इसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको सभी की उम्मीद है, जिसके लिए स्ट्राइक हम लोग को लग रहा है कि केवल 5 डेज बैंकिंग के लिए स्ट्राइक हो रहा है, तो ये दोस्तों सेकंड नंबर पे है। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे नीड फॉर द 5 डेज पर वीक बैंकिंग की यहाँ पे बात की गई है, जो लेटर सौंपा गया है यहाँ पे। और इसमें लिखा गया है कि जब यहाँ पे हर राउंड का जब नेगोशिएशन हो रहा था मीटिंग में, तो यहाँ पे बोला गया था कि जो यहाँ पे फाइनल साइन होगा ज्वाइंट नोट या बाइपार्टेड एग्रीमेंट, वहाँ पे 5 डेज बैंकिंग के साथ साइन होगा। आईबीए ने ये भरोसा दिया था यूएफबीओ को। और जब 7 दिसंबर 2023 को जब एमओयू साइन हुआ था, तब भी यहाँ पे आईबीए ने बोला था कि ये जो है इन लाइन है एनआईए एक्ट में और गवर्नमेंट को भेज दिया गया है, और बिफोर साइनिंग ऑफ द फाइनल जॉइंट नॉन बाइपार्टेड सेटलमेंट ये 5 डेज बैंकिंग के साथ ही साइन होगा। इसके बाद जब 8 मार्च को साइन यहाँ पे होता है फाइनल एग्रीमेंट पे, यहाँ पे बाइपार्टाइड का ज्वाइंट नोट पे, तो यहाँ पे आईबीए बोलता है कि वर्किंग आवर्स के कुछ चेंजिंग के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए पेंडिंग है और उसके आते ही जो है 5 डेज बैंकिंग कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको और हमको सभी को पता है कि 8 मार्च 2024 के बाद से लेके और जो 3 मार्च 2025 को लेटर दिया गया है, उसमें आपको और हमको सभी पता है कि उसके बाद कुछ भी नहीं पता चला कि गवर्नमेंट का अप्रूवल क्या है, आईबीए भी कुछ नहीं बोल रहा है, यूएफबीओ भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो फिर ये ज़रूरत हो गई यहाँ पे स्ट्राइक के लिए। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि आईबीए जो है केवल गोल गोल घुमा रहा है और कुछ भी यहाँ पे साफ क्लियर नहीं बता रहा है, और कोई भी यहाँ इम्प्लीमेंटेशन के मूड में गवर्नमेंट नहीं लग रही है 5 डेज बैंकिंग के। 2 बार का बीपीएस यहाँ पे बीत चुका है, करीब 10 साल से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक फाइनल जो है 5 डेज पर वीक बैंकिंग यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। तीसरा यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है इस लेटर में, वो वायलेशन ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट का। तो इसमें क्या वायलेशन है? इसमें वायलेशन जो है कि पीएलआई स्कीम का है। जैसा आपको सबको पता है कि जो पीएलआई स्कीम है वो सभी को बराबर मिलता है, सभी एम्प्लॉयज़ को। लेकिन अभी बीच में जो है डीएफएस ने 19 नवंबर 2024 को एक लेटर जारी करके बोला केवल स्केल 4 टू स्केल 7 तक को स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा, और जिससे कि यहाँ पे जो है कि यूनियन एसोसिएशन यहाँ पे नाराज हैं कि इनको स्पेशल यहाँ पे क्यों दिया जा रहा है ये इंसेंटिव स्कीम। बाकी एम्प्लॉयज़ जो 95% है जो स्केल 1 to 3 है उनको नहीं दिया जा रहा है, जो कि मेन फील्ड और सारा बिजनेस ला रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये एक डिमोटिवेशन का काम करेगा। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो वाकई में जो है कि एक सोचने वाला पॉइंट है। आप सभी को हम लोग को सोचना चाहिए। अभी हम लोग अगर यंग हैं तो यहाँ पे एफिशिएंसी रिव्यू का जो है कि 26 सितंबर 2024 को डीएफएस ने एक डायरेक्टिव जारी किया था सभी पब्लिक बैंक्स को, और यहाँ पे बोला था कि जो भी एम्प्लॉयज़ 55, 57, 58 ईयर्स है उनका मंथली रिव्यू किया जाए और मंथली रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भेजा जाए। तो जब ये रिव्यू होगा तो आपको भी पता है कि यहाँ पे हमारी जो है कि जॉब सिक्योरिटी जो है खतरे में आ जाएगी। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे यूनियन एसोसिएशन यूएफबीओ ने उठाया है। 5वां पॉइंट यहाँ पे इंक्रीजिंग असॉल्ट्स ऑन बैंक मैनेजर ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स जो है कि ब्रांच में, इस पे भी मुद्दा उठाया गया। आपने भी बहुत सारी वीडियो देखा होगा कि जहाँ पे
यहाँ पे बैंक स्टाफ्स को मारा पीटा गया है, बहुत लोगों को तो सर भी फट गया है, हाथ भी कट गए हैं, बहुत लोग के खून भी निकल आए हैं। तो ये सब भी बहुत सारा इंक्रीज हो गया है इस समय, तो ये भी मुद्दा यहाँ पे उठाया गया है। और यहाँ पे यूओबीओ ने ये भी मांग किया है कि इसको बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंडर में लाना चाहिए और बैंकर्स को प्रोटेक्शन देना चाहिए इस एक्ट के अंदर। 6th पॉइंट पे यहाँ पे यूओबीओ ने जो है कि वर्कमैन ऑफिसर्स का जो डायरेक्टर का पोस्ट होता है पीएसबी में, उसको फिलअप करने के लिए बोला है, जो बहुत ही लंबे समय से यहाँ पे नहीं है, इसीलिए शायद हमारी यूनियन और एसोसिएशन यहाँ पे कमज़ोर होती जा रही है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि वर्कमैन और एसोसिएशन जो है कि ऑफिसर्स में पीएसबी में जो है कि डायरेक्टर के पोस्ट को भरा जाए, जिससे कि एसोसिएशन और यूनियन स्ट्रांग हो। 7वां पॉइंट दोस्तों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए मैंने बोला था कि आपको ये सर्कुलर पढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को 99% लोग को यही पता है कि केवल 5 बेसिक बैंकिंग के लिए यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है। लेकिन जो यहाँ पे 7th पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट में ये बोला गया है कि जो हमारा एनपीएस है उसको ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में चेंज किया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, जो भी यहाँ पे 2010 के बाद ज्वाइन किया है उन लोगों का एनपीएस है, और इस एनपीएस को चेंज करके ओपीएस में करने की भी यहाँ पे जो है मांग की गई है। 8th पॉइंट पे यहाँ पे जो है कि पेंशन अपडेशन की बात की गई है, जो कि एग्जिस्टिंग हमारे पेंशनर हैं, और इसमें जो कि बताया गया है कि यूओबीओ ने बोला है कि जब यहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा था बीपीएस का, तो उसमें बात की गई थी और आरबीआई ने बोला था कि जो भी केसेस लिटिगेशन जो है कोर्ट में, उससे बाहर जाके यहाँ पे पेंशन अपडेशन के लिए यहाँ पे काम करेंगे और कुछ पेंशन अपडेशन लेके आएंगे। तब तक यहाँ पे एक्स ग्रेशिया यहाँ पे दिया गया था, पेंशनर्स को थोड़ी राहत दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे आईबीए का जो यहाँ पे कमिटमेंट था उसको इन्होंने पूरा नहीं किया और पेंशन अपडेशन पे आगे कोई भी बात नहीं की है। तो हमारे पेंशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इस पे जो है कि पेंशनर भी सपोर्ट करेंगे हमारे यूओबीओ के इस डिसीजन को। 9th पॉइंट पे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन ग्रेचुइटी की बात की गई है कि जहाँ पे ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो है 25 लाख तक है और वो टैक्स एग्जम्प्टेड है, वहीं बैंक्स को ये 20 लाख तक है और उस पर टैक्स लगता है। तो यहाँ पे यूओबीओ की एक बहुत अच्छी बात है कि जब रिटायरमेंट होता है और यूओबीओ का कहना है कि ये वन टाइम एक पेमेंट होता है, तो इस पर कोई भी टैक्स ना लगे और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह इसको बढ़ा के 20 से 25 लाख किया जाए। और 10वां पॉइंट भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक इसको और पहले पॉइंट को रखना चाहिए था कि जो बहुत ही हॉट टॉपिक इस समय चल रहा है परक्विजिट टैक्स के बारे में, और इस टैक्स पे सभी लोग नाराज हैं कि क्यों जब बाकी रेलवेज और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या अदर जो पीएसयूज़ हैं वहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है उनके स्टाफ को, जिस फील्ड की वो वहाँ पे कंपनी है या जो भी वो काम कर रही है उस पे, जैसे रेलवे पासेस देता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, क्वार्टर्स देता है, तो वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन पर बैंक जब यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स अपने स्टाफ को बढ़ा रहा है, कुछ दे रहा है यहाँ पे बेनिफिट्स, तो वहाँ पे क्यों टैक्स लिया जा रहा है। और इसके अलावा बैंक्स क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस में है तो वो फाइनेंशियली ही हेल्प कर सकता है अपने स्टाफ को, तो ये परक्विजिट टैक्स भी हटाना चाहिए। इस पे भी ये 10th पॉइंट में बात की गई है। 11th पॉइंट पे दोस्तों हम सभी को यहाँ पे एग्री करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कि आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन करने से मना किया गया है और यूओबीओ ने यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम 51% का स्टेक जो है गवर्नमेंट अपने पास रखे, उसको फुल्ली प्राइवेटाइज ना करे और इसको एक सरकारी बैंक ही रहने दे। 12th पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड आईआर इशू की बात की गई है और इसमें वही 2 पॉइंट पहले के दिए गए हैं, जिस पीएलआई स्कीम और एफिशिएंसी रिव्यू की बात की गई है। तो और यहाँ पे ये बोला गया कि माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए और ये जो है कि बैंक के बोर्ड के डिसीजन पे ही छोड़ देना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी रखा है और इस पॉइंट में जो है इन बातों को किया गया है कि पीएलआई की जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव स्कीम है स्केल 4 to 7 इसको नहीं देना चाहिए और जो एफिशिएंसी रिव्यू है 55, 57, 58 के एज को उसको भी नहीं करना चाहिए। ये जो है बैंक के बोर्ड पे ही छोड़ देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों पॉइंट जो 13 पॉइंट है, इसमें लिखा है कि आउटसोर्सिंग ऑफ रेगुलर जॉब्स इन द बैंक्स को जो है स्टॉप करना चाहिए और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये बहुत ही रिस्की सेक्टर और बहुत ही यहाँ पे सेंसिटिव सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है। और अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कोई भी काम कराएंगे तो यहाँ पे रिस्क रहता है क्योंकि उनको अपनी जॉब का कोई टेंशन नहीं रहता है और उनको आप निकाल भी देंगे तो वो इतने बड़े लॉसेस होंगे कि उसको कोई भी भरपाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो है कि परमानेंट जॉब होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए, जिससे कि एक उनको फियर रहे कि हाँ मुझे यहाँ से निकाला जा सकता है, तो इसलिए वो सही काम करे। हालांकि ये कोई मैंडेटरी नहीं है लेकिन 90% ये काम करता है क्योंकि उनकी जॉब परमानेंट रहती है तो उनको जॉब जाने से डर लगता है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे यूओबीओ ने उठाया है। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे पॉइंट्स, जो 13 पॉइंट्स यहाँ पे यूओबीओ ने उठाया, बहुत ही अच्छे पॉइंट है और शायद इस कदम को इनको पहले ही उठाना चाहिए था और ये लेटर देना चाहिए था और इस तरह के स्ट्राइक जो है विद इन 1 और 2 मंथ्स में ही इनको दिखा देना चाहिए था करके
कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम भी अग्रेसिव, हम इतना वेट नहीं करेंगे। 1 साल का टाइम यहाँ पे नहीं लॉस हुआ है। पिछले 2 बीपीएस से ये डिमांड चल रही है 5 डेज बैंकिंग का। करीब हमारे 11 साल यहाँ पे 12 साल लॉस हो चुके हैं और अभी तक हमको 5 डेज बैंकिंग पूरी तरह से नहीं मिला है। और अगर आपने यहाँ तक अभी तक वीडियो देखा होगा तो आपको सच में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जानकारी मिली होगी कि ये स्ट्राइक क्यों हो रही है और इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंस है इस स्ट्राइक का और किस पॉइंट्स पे आपका क्या बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद फर्दर जो है 3 मार्च के बाद जो है कि और भी यहाँ पे यूबी ने कार्यक्रम दिया है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे 5 मार्च को जो है कि सर्विंग स्ट्राइक नोटिस IBA, DFS, CLC और इसके बाद जो है कि 7 मार्च को यहाँ पे इवनिंग टाइम डेमोन्स्ट्रेशन एट सेंटर्स होगा। 11 मार्च को जो है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन एट ऑल कॉर्पोरेट हेड ऑफिस, जोनल, रीजनल ऑफिस बाय रेस्पेक्टिव एफिलेट्स करने की बात है। 17 मार्च को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी एट ऑल स्टेट हेडक्वार्टर्स। ये बहुत ज़रूरी है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आना चाहिए ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो। इसके बाद जो है 21 मार्च को जो है रैली एट इवनिंग टाइम एट ऑल सेंटर्स। फिर 22 मार्च को यहाँ पे जो है कि सोशल मीडिया कैंपेन इंक्लूडिंग एक्स हैंडल यहाँ पे जो पहले ट्विटर था। इसके बाद जो आपका है 24-25 मार्च को यहाँ पे स्ट्राइक है और 22 को जो है 4 सैटरडे है और 23 को जो है संडे है। 22, 23, 24, 25 जो है कंटिन्यूअस 4 डेज जो है यहाँ पे बैंक बंद रहेंगे। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है कि इसको एज ए छुट्टियाँ लेके आप कहीं छुट्टी प्लान करने के लिए नहीं निकल जाइए। मालूम है छुट्टियाँ नहीं मिलती है, आप डेमोन्स्ट्रेशन में जाइए, वहाँ पे आप दिखाइए, हेड काउंट बढ़ाइए ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कवर करे और पता चले कि मुद्दे यहाँ पे क्या हैं। आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। अगर कोई प्रेस का यहाँ पे आकर रिप्रेजेंटेटिव आपसे आके पूछता है तो आपको अपने मुद्दे पता होने चाहिए, केवल वहाँ पे जाके खड़े होने से ही स्ट्राइक नहीं होगी। हालांकि यहाँ पे ये भी डर है कि 24-25 की स्ट्राइक जो है 24-25 आने से पहले 2 दिन पहले डिफर ना हो जाए और यहाँ पे जो है कि बात करने के लिए ना बुला लिया जाए। इस बार बात करने की ज़रूरत नहीं है, इस बार केवल एक्शन मोड में दिखना चाहिए यूबीओ को कि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम कोई बात नहीं करेंगे। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। 1-1.5 साल आपने बीपीएस में बात की है और अगर बात की जाए 5 डेज बैंकिंग की तो पिछले 2 बीपीएस से 10-11 साल से बात हो चुकी है। अब क्या बात करेंगे इसके बारे में, इसलिए आप सीधे लेके आइए कि हाँ हम 5 डेज बैंकिंग दे रहे हैं, इस डेट से दे रहे हैं तो हम बात करने बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। और अगर ये स्ट्राइक डिफर होती है तो सभी जो मेंबर्स हैं यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे जो है कि बहुत ही यहाँ पे निराश हो जाएंगे, बहुत ही यहाँ पे दुखी हो जाएंगे और शायद फिर इस मूवमेंट में ना आए। और सबसे ज़रूरी है यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया को कवर करना है। यूबीओ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया को इनवाइट करे और जो भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, जो भी इनके यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, उस प्रोग्राम में इनको इनवाइट करके और यहाँ पे बताएं कि हमारी डिमांड्स क्या है, ताकि ये एक कॉमन पब्लिक में भी जाए कि हाँ क्यों ज़रूरी है और क्यों उनको सर्विस अच्छी नहीं मिल पा रही है या क्या मुद्दे यूबीओ के क्यों स्ट्राइक की जा रही है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कुछ अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो वो भी शेयर करिए जिससे और लोगों को भी पता चल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि स्ट्राइक क्यों हो रही है।